प्रणाम। माफ़ी चाहूँगा थोड़े डिले के लिए। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा हमारा स्ट्रीम डिले हो गया। 5 बजे का टाइम था, अभी 5:05 हो चुके हैं। आज यानी 5 जून 2023, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि मोदी जी द्वारा स्टार्ट की गई एक मुहिम का पार्ट है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2022 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की डिक्लेरेशन की थी। यानी कि एक मुहिम की शुरुआत की थी जिसका नाम था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ मूवमेंट स्टार्ट की गई नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसमें मुख्य उद्देश्य जो रखा गया वो था खुद को नेचर के साथ सिंक में लाना, खुद को एनवायरनमेंट के साथ सिंक में लाना। यानी कि अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाना, ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना कि हम एनवायरनमेंट के साथ सिंक में रह सकें, हमारी वजह से एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, और ये पृथ्वी ऐसी आबायुक्त पृथ्वी हो सके जिसमें रहकर हर एक इंसान ग्रो भी कर सके और हेल्दी रह सके। हेल्थ एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक इंसान की, पर वो तभी पॉसिबल है जब हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ठीक होगा, हेल्दी होगा, ताकि उसी एनवायरनमेंट में रहकर हम लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे और अपने लाइफ का जो भी टारगेट है उसको अचीव करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया राहु विज्ञान एक्सपर्ट प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल ने। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल जो ना सिर्फ नाड़ी ज्ञान के एक्सपर्ट कहे जाते हैं, वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के किंग के नाम से भी फेमस हैं, इंडस्ट्रिस्ट रहे हैं। तकरीबन 3,000 से ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स का उन्होंने 3,000 से ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स उनके पास हैं। उन्होंने ऐसे नए नए प्रोडक्ट डेवलप किए जो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पर बेस हैं, उसी एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पर जिस पर आज की डेट में सारी की सारी ऑटोमेशन जो हम देखते हैं, वो सारी ऑटोमेशन उसी एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पर बेस है। उसी एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। बहुत सारी उन्होंने मशीन्स डेवलप की, ऐसी मशीन्स जो इंडस्ट्री में रिजेक्शन कंट्रोल को कम करने का काम करती हैं, और ऐसी भी मशीन उन्होंने डेवलप की जो हमें हेल्दी रहने में बहुत कारगर सिद्ध हो सकती हैं। डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी एक बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी उनके द्वारा डेवलप की गई, जिसके ऊपर बेस कर कर उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स का आविष्कार किया, जिसके कैंप्स जगह जगह उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा लगाए जाते हैं। लोगों को कैसे हेल्दी रहा जा सकता है, कैसे एनवायरनमेंट पर होने वाले असर को कम किया जा सकता है, चाहे वो फिजिकल पॉल्यूशन हो, चाहे वो मेंटल पॉल्यूशन हो, या वैचारिक प्रदूषण जिसको कहा जाता है वो हो, उसको कम किया जा सकता है। उस डायरेक्शन में बहुत ही सॉलिड काम प्रोफेसर अग्रवाल और उनकी टीम ने किया। आजकल वो राहु विज्ञान के एक्सपर्ट भी कहे जाते हैं, क्योंकि एक बहुत छोटी प्रॉब्लम जो हर जगह देखने में आ रही, बहुत छोटी तो नहीं कहूँगा, शायद बहुत बड़ी कहूँगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हर जगह देखने में आ रही है, वो ये कि हमारे पास इलाज है बट हम ये डायग्नोस ही नहीं कर पाते कि एक्चुअली प्रॉब्लम का रूट कोज था क्या।
अगर आप किसी मेडिकल सिस्टम की बात करें या घर में भी आपके कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसको सॉल्व तो शायद 2 मिनट में कर पाए, पर उसको डायग्नोस करने में बहुत टाइम लग जाता है कि वो प्रॉब्लम का रीज़न क्या था, किस वजह से वो प्रॉब्लम आई। तो जब तक हम उसको डायग्नोस ही ठीक से नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें उस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है। राहु विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जो एक परफेक्ट डायग्नोसिस सिस्टम के नाम से जाना जाता है, यानी कि राहु विज्ञान के थ्रू आप ये डायग्नोसिस कर सकते हैं कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हैं या वो करियर से रिलेटेड हैं या वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, उनका रूट कॉज क्या है। एक बहुत ही परफेक्ट डायग्नोसिस सिस्टम है जिसके थ्रू ये जाना जाता है कि कपल में या इंडिविजुअल में हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उसका रूट कॉज क्या है। और फिर बहुत सारी प्रोफेसर अग्रवाल जी ने भी ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जिनके थ्रू उनका ट्रीटमेंट उनको सॉल्व करने का काम किया जा सकता है। तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग कोशिश करेंगे जिसे कनेक्ट करने की और उनसे इस बारे में जानने की कि राहु विज्ञान का पर्यावरण से क्या कनेक्शन है। और हम बोलते हैं कि पर्यावरण को ठीक करना है, पर्यावरण को हमें सुधारना है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि पर्यावरण को ठीक करने का मतलब क्या है। हम पर्यावरण को ठीक तो करना चाहते हैं, पर पर्यावरण को ठीक करने का मतलब क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इस विषय में भी प्रोफेसर अग्रवाल जी से बातचीत होगी, राहु विज्ञान के विषय में बातचीत होगी, और साथ में एक टर्म सुनने में आती है प्रकृति। कुछ लोग प्रकृति वर्ड यूज करते हैं, कुछ लोग पर्यावरण यूज करते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये दोनों एक ही हैं। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों एक ही हैं। तो आइए कोशिश करते हैं अग्रवाल जी से कनेक्ट करने की। वो कहीं यात्रा पर हैं तो हम उनसे फोन लाइन पर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट लगेगा समय, मैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हेलो। 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 हेलो जी, प्रणाम प्रोफेसर साहब। हाँ जी, प्रणाम जी। जी प्रोफेसर अग्रवाल, मैं पंकज अग्रवाल बोल रहा हूँ। हमारा जैसा आपसे बातचीत हुई थी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर हमने एक ऑनलाइन एक टॉक शो रखा है, और उसमें हम लोग आपसे थोड़ा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एनवायरनमेंट और जैसा कि राहु विज्ञान आपका एक मेन विषय है, उसके विषय में हम थोड़ा सा जी आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे थे अपने व्यूअर्स के लिए। तो अ, थोड़ा मैंने अपने व्यूअर्स को अपनी नॉलेज के हिसाब से राहु ज्ञान के विषय में बताया कि कैसे राहु ज्ञान एक परफेक्ट डायग्नोसिस सिस्टम है। पर ये जी डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले मैं चाहूँगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा बता पाएंगे कि राहु विज्ञान है क्या, और एक आम जन के लिए इसकी उपयोगिता क्या है। जी जरूर। देखिए, ऐसा बहुत सारी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉल्यूशन ढूंढने का सिस्टम है कि पहले ये पता किया जाता है कि वो प्रॉब्लम आई किस कारण से है, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जी जी। वो कॉज ऑफ द प्रॉब्लम मतलब डायग्नोस्टिक। हाँ जी। तो जब तक डायग्नोस ठीक ना हो तब तक हम सॉल्यूशन ढूंढ नहीं सकते, मिलेगा ही नहीं, जी बिल्कुल। है ना। क्योंकि डायग्नोस परफेक्ट होना जरूरी है। अगर डायग्नोस परफेक्ट नहीं होगा तो सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट आएगा। कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा तो एक तो परफेक्ट अगर डायग्नोस नहीं होगा तो एक तो सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, उस इनपरफेक्ट डायग्नोस के सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, तो कौन सा सॉल्यूशन सूट करेगा मुझे ये कैसे पता लगेगा। तो उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर डायग्नोस्टिक तुम्हारा परफेक्ट नहीं है तो ये समझ लो कि आपने आधा अधूरा सही काम
सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने का रास्ते पर चल रहे हो, और अगर हम आधे अधूरे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करेंगे तो लाइफ तो मतलब वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कभी होगी नहीं। जी बिल्कुल। तो हमें फिर अपनी लाइफ को उस प्रॉब्लम के साथ रहना सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि डायग्नोस शुड बी परफेक्ट। उसके लिए क्या यूज करना है, सिस्टम क्या यूज करना है, क्या सिस्टम, क्या तरीका, क्या प्रोसीजर करने चाहिए, वो ढूंढना इज दी की, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं, अगर एक छोटा सा वो देना चाहूंगा मैं यहाँ पर एग्जांपल, कि जो पहले जो मेडिकल डायग्नोस्टिक की बात करते हैं, क्योंकि मेडिकल डायग्नोस्टिक जो है सबसे जरूरी फैक्टर माना जाता है लाइफ के लिए। तो पहले जो वैद्य हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे पहले जमाने का जब बात करता हूं मैं, तो मैं कर रहा हूं तकरीबन आज से 1500 साल पहले की जी। ज्यादा पुरानी नहीं है, 2000 साल पहले की कर रहा हूँ, तो 1500-1600 साल से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो उस समय में जो डायग्नोस्टिक सिस्टम हुआ करते थे, वो रहते थे नब्ज को पढ़ करके और फिर डायग्नोस करना, है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें जो 3 तरह के पैरामीटर्स देखे जाते थे, एक वात, एक पित्त और एक कफ। वात, पित्त, कफ 3 प्रकार के पैरामीटर्स देखे जाते थे और उनके कॉम्बिनेशन, और उनको पढ़ा जाता था नब्ज में। नब्ज यानी हार्ट बीट, और उसमें जो सोल्यूशन, उसका जो डायग्नोज निकल कर आता था, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते थे। तो ये काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहता था और काफी नुकसान से बच जाया करते थे। हाँ जी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो कॉम्बिनेशन है, अगर मान लो खाली कफ की प्रॉब्लम है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इलाज आसान है। लेकिन अगर कफ और पित्त दोनों एक साथ डिस्टर्ब हो गए हैं जी, तो फिर क्या करा जाए। तो उसका कोई सोल्यूशन इतना आसान नहीं था कि डायग्नोज करना कि कितने परसेंटेज कफ है और कितने परसेंटेज पित्त है। तो कॉम्बिनेशन के केसेस में ये समस्या वैसी की वैसी तकरीबन बनी रहती थी। तो इसके लिए फिर जो नेक्स्ट सिस्टम डेवलप हुआ, इसके डायग्नोस्टिक में जो इंप्रूवमेंट आया, मैं कहूंगा वो आया ब्लड एनालिसिस, पैथोलॉजी लैब की डेवलपमेंट। कि पैथोलॉजी लैब जब से आई है, तब से कुछ हम लोग उस रास्ते पर चल दिए कि अगर कॉम्बिनेशंस की प्रॉब्लम है तो उन कॉम्बिनेशन में कितने परसेंट किसकी है, कितने परसेंट किसकी है, वो चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। और इवन जैसे सिंगल पैरामीटर की भी प्रॉब्लम है, तो उस सिंगल पैरामीटर में वो प्रॉब्लम कितना डैमेज दे चुकी है, वो मेजरमेंट पॉसिबल हो गई। जैसे फीवर हुआ, फीवर तो हो गया हमारे को, और हाथ से लगा के देखा पल्स डिस्टर्ब है तो फीवर है और गर्म लग रहा है, लेकिन वो फीवर कितना है, ये सिस्टम पहले नहीं था कि हम मेजरमेंट करें कि फीवर है कितना। कोई सिस्टम इसके ऊपर कुछ खास वो थी नहीं, लोगों को लगता था जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ढूंढते थे कि फीवर क्यों हुआ, कितना है ऐसे मतलब नहीं है, क्यों हुआ, और उसका फिर उसके हिसाब से सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शुरुआत कर दी गई, जिसकी वजह से लगा कि फीवर हुआ है। जी। वो कहते हैं ना, नेचुरोपैथी में फीवर को मित्र बताया गया है। जी बिल्कुल। नेचुरोपैथी जो कहती है, वो कहती है कि फीवर, बुखार जब होता है तो इसका मतलब वो आपका मित्र है, कि वो आपको बता रहा है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई दुर्घटना हो गई है, जिसका परिणाम है फीवर आ गया। जी। तो फीवर तो आपका मित्र हुआ, जबकि बाकी सिस्टम में फीवर को दुश्मन माना जाता है, कि अगर फीवर आ गया है और हाई फीवर है तो आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देगा। तो ध्यान रखना है, तो कितना फीवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कि कितना फीवर है और उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी है। जी जी। तो ये जो एड ऑन हुआ, ये हुआ पैथोलॉजी लैब के कारण, कि पैथोलॉजी लैब ने बताया कि इतना है, तो इसका मतलब है कि पहले उस फीवर के रीजन को ढूंढने की बजाय पहले तुम फीवर को कम करो।
कि फीवर कहीं और डैमेज ना कर दे किसी और चीज को, जिसका कि रिकवरी शायद पॉसिबल ही ना हो। जैसे अगर ब्रेन अगर डैमेज, हाई फीवर के कारण ब्रेन डैमेज हो गया तो फीवर तो कम कर लोगे आप किसी भी कारण से, बट ब्रेन जो डैमेज हो गया तो उसका क्या करोगे? उसका इलाज संभव नहीं है। जी बिल्कुल। समझे, फर्क समझ गए ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कि हमें पैथोलॉजी लैब ने ये बता दिया, इंस्ट्रूमेंटेशन ने आकर के, कि भैया अगर जो चीज ज्यादा डैमेज करने वाली है या मेजर डैमेज कर सकती है, पहले उसको टेक केयर करो और फिर उसके बाद जो रूट कॉज है जिसकी वजह से फीवर हुआ था उसकी खोज करो और फिर उसका इलाज करो। तो फीवर हुआ मान लो मलेरिया की वजह से, और बुखार फीवर जो है 104 105 हो गया, पहले थर्मोमीटर थे नहीं तो पता नहीं लगता था, तो मलेरिया जैसी सिंपल सी बीमारी से डेथ हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि ब्रेन डेड हो गया। बिल्कुल। वो हाई फीवर था, हाई फीवर ब्रेन में चढ़ गया और उसने ब्रेन के सारे सेल्स को डैमेज कर दिया। जी 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 बिल्कुल। जबकि एलोपैथी है तो ये जो नया पैथोलॉजी लैब का सिस्टम आया तो इसमें तुरंत बुखार मलेरिया की वजह से अगर फीवर हुआ है तो उसको फिर मलेरिया की दवाई दी, पहले फीवर उतारने की दवाई दी फिर मलेरिया की दवाई दी। जबकि पहले केसेस में मलेरिया अगर है तो मलेरिया उतारने की दवाई दी जाती थी, फीवर को इग्नोर किया जाता था। जी जी बिल्कुल। और उसके कारण लोगों ने क्या प्रमोट क्या किया कि दूसरे सिस्टम वालों ने कहना शुरू कर दिया कि आयुर्वेद बहुत स्लो रिस्पॉन्डिंग है, वो टाइम बहुत लेता है मेडिसिन को ठीक होने में, मतलब बीमार उसको ठीक होने में, आदमी को, इंसान को ठीक होने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली बीमारी को ही ठीक करने में लग जाता है। और फीवर से जो डैमेज हुआ, अब उस कहते हैं कि साइड इफेक्ट, आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता पर टाइम लेता है ठीक करने में। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए उसमें हो गया बिकॉज उसमें फीवर का जो साइड इफेक्ट है उसकी केयर कहीं नहीं करी गई। मलेरिया का इलाज तो शुरू कर दिया हमने, पर फीवर जो हाई फीवर हो गया था उसकी वजह से जो बॉडी में डैमेज हुआ उसका क्या, वो तो कहीं अकाउंट फॉर हुआ ही नहीं। जी जी बिल्कुल, है ना? तो इसलिए आयुर्वेद की जो सिस्टम था वो थोड़ा सा सप्रेस हो गया इस वजह से, और दूसरे सिस्टम जो है थोड़े आगे बढ़ गए क्योंकि उन्होंने पहले फीवर को टेक केयर किया कि वो साइड इफेक्ट ना कर दे। लेकिन उसके चक्कर में हुआ क्या, मलेरिया बिगड़ गया जी। तो नुकसान तो दोनों केस में अल्टीमेटली किसका हुआ? पेशेंट का तो नुकसान ही हुआ ना, चाहे इधर से हुआ चाहे इधर से हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज समझने वाली है। अगर हम ये चीज समझेंगे तो हमें पर्यावरण जिससे कहते हैं, पर्यावरण को समझने में आसानी होगी। पर्यावरण का मतलब है कि पर्यावरण हर चीज में, पर्यावरण प्रकृति से डायरेक्टली कनेक्टेड है। नेचुरोपैथी का मतलब है नेचर से कनेक्शन। जी जी है ना? तो जब नेचर से कनेक्शन आपका अगर अच्छा है तो आप पोल्यूशन होगा ही नहीं। नेचुरल सी बात है, पोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं। हाँ जी। और प्रकृति से दूर होने का, मेरे को एक चीज इसमें, अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि प्रकृति से दूर हो जाते हैं का मतलब क्या हुआ? क्या कोई प्रकृति से दूर हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति से दूर तो नहीं हुआ जा सकता, पर इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राकृतिक वे हैं उनको छोड़ के हम कुछ सिंथेटिक वे हम बोल सकते हैं। जैसे खाना है तो जो नेचुरली अवेलेबल खाना है उसको छोड़ के फैक्ट्रियों में फ्रोजन फूड वगैरह, हालांकि वो भी हम कह सकते हैं कि नेचर से ही मिला है, पर करेक्ट, उसको प्रोसेस इस तरीके से कर दिया गया है कि जो उसके जो रियल गुण थे वो सब किल हो गए। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया हम प्रकृति से दूर नहीं हुए हैं जी, पर हमने प्रकृति की दी हुई चीजों को बिगाड़ करके खाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? पोल्यूशन तो हमने कर दिया। हमने जो चीज, प्रकृति ने इतनी अच्छी चीज दी थी उसको हमने खुद बिगाड़ करके और पोल्यूशन क्रिएट कर दिया।
उसके अंदर पोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई चीज बिगाड़ने का मतलब क्या हुआ? पोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया ना आपने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब पोल्यूशन अगर आपने चीजों में इंट्रोड्यूस किया है तो चीजें खराब। तो प्रकृति से दूर तो हो ही नहीं सकते, लेकिन प्रकृति की दी हुई चीजों को हम लोग खराब कर सकते हैं। जैसे वही बात है कि प्रकृति ने आपको पत्थर दिया हाँ और जी पत्थर से आप सिर फोड़ने लग गए, जी जी जबकि पत्थर दिया था कि पत्थर की अगर तुम पूजा करोगे तो वो तुम्हें खाना देगा। कैसे? पत्थर से तुम उसको एक औजार बनाओ और उससे खेती करो। हाँ जी वो पत्थर तो इसलिए दिया था प्रकृति ने कि आप उसको वो बना करके टूल्स बना के और खेती करो, जी और जी हमने उसको सिर फोड़ने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। जी तो पोल्यूशन हमने किया, मतलब मैनकाइंड, जी जो जी एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि पोल्यूशन से बचना है। प्रकृति की बात कर रहे थे हम, पोल्यूशन से बचना है तो प्रकृति के साथ जुड़ो। पर प्रकृति हर इंडिविजुअल इंसान की अपनी अपनी है। हर इंडिविजुअल इंसान की प्रकृति भी तो है। जैसे आम के पेड़ की प्रकृति है कुछ, नीम के पेड़ की कुछ प्रकृति है, या ऐसे किसी चीज की कुछ प्रकृति है। लेकिन अगर हमने नीम के पेड़ पे आम की वो शाखा लगा करके और उसके ऊपर आम कल्टीवेट कर दिया तो आम कड़वा ही होगा ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नीम के गुण तो उसमें आ ही जाएंगे अपने आप ही। तो हम लोगों ने ये जो सिस्टम, मिक्सिंग का जो सिस्टम अडॉप्ट किया, करने लग गए, उससे ज्यादा पोल्यूशन मिला। हेलो, जी जी बताइए। ये गूंज रही है आवाज क्या? नहीं, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल कुछ ग्लिच आया था, अभी अच्छा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो टेक्निकल इश्यूज, तो ये मिक्सिंग का जो एक कॉज ये भी है कि टेक्निकल इश्यूज जो है ये कभी भी आ जाते हाँ हैं। जी। एनीवे, तो क्योंकि पैच की हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो हम लोग पैचिंग ही करते रहते हैं, ओरिजिनल चीज के ऊपर या ओरिजिनल उसके अंदर रहता ही नहीं कुछ भी। ओरिजिनल सारा का सारा पैचेस से रिप्लेस कर देते हैं। जी। पता नहीं क्या सिस्टम है ये, बट एनीवे ये इसीलिए है, ये पैचेस का जो सिस्टम चला वो चला इसीलिए कि हमें समझ ही नहीं आया कि पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन होने का जो रूट कॉज है, कारण, हाँ जी डायग्नोस्टिक, वो डायग्नोज ही हम नहीं कर पाए। अब जैसे आज का ही मैं एग्जांपल लेता हूं। आज सुबह एक कॉल थी तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि आपको पता होना चाहिए हर इंसान के पास 5 सेंसेस है। जी। ये बात तो सारे जानते हैं, कॉमन है एक बात। हाँ जी पर आपकी सेंसेस कितना पोल्यूशन एमिट कर रही है, क्या आपको इस बारे में कुछ जानकारी है? अगर आप अपनी 5 सेंसेस को देखो, वो 5 सेंसेस कितना पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रही है एटमॉस्फेयर में, कभी उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करी किसी ने भी? वो तो जो भी पोल्यूशन हम बोलते हैं कि हम लोग एमिट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंस ही तो एमिट कर रही है। नहीं, हम पोल्यूशन क्या एमिट करें? सेंसेस जो है वो तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन एमिट दे रही है जी और जो तुम जिस पोल्यूशन की बात कर रहे हो वो पोल्यूशन नहीं है, वेस्ट है। जी। दो चीजें अलग अलग हो गई। जो सेंसेस जो पोल्यूशन दे रही है, उस पोल्यूशन की तो चर्चा कहीं पर है ही नहीं। ये तो बात जानकारी नहीं है इस चीज की कि सेंसेस भी पोल्यूशन दे रही है। हमारे पास 5 सेंसेस है और 5 सेंसेस ही अगर पोल्यूट कर रही है तो ठीक कैसे करोगे? नहीं, तो जो पोल्यूशन हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, हाँ जी, वो पोल्यूशन कहीं ना कहीं हम सेंसेस के थ्रू ही तो कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं? नहीं, सेंसेस के थ्रू कैसे कर? सारे नहीं, सारे पोल्यूशन सेंसेस की तरह थ्रू थोड़ी करते हो जी। पर उसके टूल्स अलग अलग हो सकते हैं, बट है? उसके टूल्स अलग अलग हो सकते हैं, पर पोल्यूशन तो मतलब जो पोल्यूशन तो 5 ही है ना। हाँ जी सेंसेस तो 5 ही है ना, सेंसेस थोड़ी बढ़ जाएंगी घट जाएंगी। जी। तो सेंसेस का पोल्यूशन क्या है वो समझने की जरूरत है।
जी जी वो डायग्नोस करने के लिए, और मैं कौन सी सेंस से कैसा पोल्यूशन एमिट कर रहा हूं जो एटमॉस्फेयर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये डायग्नोस्टिक बहुत जरूरी है। और यही डायग्नोस्टिक सिस्टम दिया है राहु विज्ञान में। जी 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 एग्जैक्टली। तो राहु विज्ञान, जो हम बोलते हैं कि राहु विज्ञान, मैंने सुना कुछ जगहों पर कि राहु विज्ञान पर्यावरण से बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो इसी तरीके से कनेक्टेड है कि हम उसके थ्रू ये डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारी सेंसेस क्या पोल्यूशन कर रही हैं। सिर्फ सेंसेस नहीं, जी पोल्यूशन जो भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसका रूट कॉज ढूंढना। राहु विज्ञान जो है डायग्नोस करता है कि रूट कॉज, एक तो डायग्नोस करना हुआ कि भाई कितने डिग्री का टेम्परेचर है, जी पर वो टेम्परेचर आया किस वजह से वो भी तो जानना जरूरी है। बॉडी में टेम्परेचर 105 हुआ और मैंने मलेरिया का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो जरूरी थोड़ी है कि वो 105 डिग्री टेम्परेचर मलेरिया की वजह से ही आया हो, कोई और कारण भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। तो हाँ, तो इसलिए एक तो ये कि कितना जो रिजल्ट है वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है, और वो किस वजह से नुकसान पहुंचा रहा है। दो चीजें देखी जाती है कि कितना नुकसान पहुंचा रहा है और किस वजह से पहुंचा रहा है। तो अगर नुकसान एक लेवल से ज्यादा है तो पहले उस ज्यादा होने वाले नुकसान को कम करो, और अगर लगता है कि चलो फीवर, जो जितना भी फीवर है वो डैमेज नहीं करेगा कुछ भी, तो हम जो प्रॉब्लम जिस वजह से है उसको ठीक करें। और एक्चुअली तो करने तो दोनों ही ठीक पड़ेंगे, एक से तो काम चलेगा नहीं, कि फीवर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और जिस वजह से आया वो प्रॉब्लम भी ठीक होनी चाहिए। अब कुछ मेडिसिन सिस्टम ऐसे हैं जो कहते हैं कि बॉडी इज ए सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम, सेल्फ हीलिंग सिस्टम, और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी वजह से सारे मेडिकल सिस्टम फेल हो गए। क्यों? क्योंकि जब बॉडी सेल्फ हीलिंग है तो फिर उसको बाकी किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, किसी भी मेडिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है। अगर हम इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं कि बॉडी इज ए सेल्फ हीलिंग सिस्टम, तो हमें कोई एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर हम ये मानते हैं कि बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा केयर फॉर द प्रॉब्लम विच हैज कम, तो फिर हमें मेडिकल सिस्टम सारे चाहिए। पर मेडिकल सिस्टम सारे चाहिए का मतलब है कि हमें डायग्नोस्टिक सिस्टम परफेक्ट चाहिए। पहले तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि हमारा डायग्नोस्टिक सिस्टम एफिशिएंट हो और परफेक्ट हो जी, और जड़ को ढूंढ के निकाल दे कि ये जड़ है प्रॉब्लम, यहाँ इस वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई है, फिर उसकी रेमेडी करो। तो बहुत आसान है। जैसे अगेन फीवर का एग्जांपल ही लेता हूं मैं। हाँ जी, 105 अगर फीवर हो गया है तो हम लोग तुरंत क्रोसिन दे देते हैं कि भी क्रोसिन दे दो, फीवर हाई है, तो वो बहुत जल्दी इफेक्ट करती है और 2-3 घंटे में ही वो फीवर डाउन हो जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या, हम मलेरिया टेस्ट कराने गए, रिजल्ट आना बंद हो गया, मलेरिया डिटेक्ट ही नहीं होता। क्रोसिन के साइड इफेक्ट्स कि मलेरिया जैसी सिंपल बीमारी जिसका बहुत सिंपल सा इलाज है वो डिटेक्ट ही नहीं होती, तो आप मलेरिया का इलाज कभी करोगे ही नहीं, जबकि प्रॉब्लम मलेरिया की वजह से आई है। जी जी तो जब मलेरिया का इलाज नहीं होगा तो जो भी इलाज करोगे वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा ही डालेगा बॉडी के ऊपर। तो इसलिए दोनों चीजें जरूरी है कि पोल्यूशन, वो प्रॉब्लम जो आई है वो ज्यादा है तो उसको पहले टेक केयर करना है, ये डिसाइड करना, और किस वजह से आई है उसको रूट कॉज ढूंढना और फिर उसका ट्रीटमेंट करना। दोनों चीजें। तो या तो इस स्टेटमेंट को जिंदगी से निकाल दो कि बॉडी इज ए सेल्फ हीलिंग सिस्टम, या फिर इसको पकड़ो तो किसी और टेम्परेचर उसको एपैथी को यूज करने की जरूरत नहीं है। जी तो राहु विज्ञान, जो शुक्राचार्य ज्योतिष की ब्रांच है राहु विज्ञान, तो वो यही कहता है, शुक्राचार्य ज्योतिष यही कहता है कि भैया बॉडी इज ए सेल्फ हीलिंग सिस्टम प्रोवाइडेड you maintain the self maintenance system, provided you
कीप दी सेल्फ मेंटेनेंस सिस्टम ऑपरेशनल। और वो क्या है? वो है आपकी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी लेवल ठीक है तो आपको बीमारी आएगी नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है जी, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो हमने इम्यूनिटी लेवल को ठीक रखने के लिए क्या होना चाहिए ये पता ही नहीं है। इम्यूनिटी डैमेज हो रही है, कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है। हाँ जी। तो हम लोग को ना फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वी स्टार्टेड लिविंग विद द प्रॉब्लम rather than solving the problem. We realize that it is better to manage the problem or manage your life to live with the problem. और अगर आप प्रॉब्लम के साथ रहोगे तो आपकी जिंदगी तो नरक हो ही गई। तो स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर है। वो इसी बात से वैलिडेट हो जाता है कि भैया अगर तुम प्रॉब्लम के साथ रहना सीखोगे, सीखने की कोशिश करोगे, और बॉडी इज सेल्फ हीलिंग सिस्टम, तो वो कैसे मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट चलेंगी और क्या रिजल्ट क्या आएगा उसका। इसलिए इन सबको समझना बहुत जरूरी है कि बॉडी इज ए सेल्फ हीलिंग सिस्टम प्रोवाइडेड योर सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म इज फंक्शनल। और सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म फंक्शनल रखने के लिए या वो किस चीज से डिस्टर्ब हो रहा है वो डायग्नोस्टिक सिस्टम राहु विज्ञान देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सही बात बताई आपने कि कैसे राहु विज्ञान का डायग्नोसिस सिस्टम हेल्प करता है ये समझने में कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, उसका एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है। क्योंकि ये माना जाता है कि प्रॉब्लम को ठीक करना बहुत आसान है, शायद 2 मिनट का काम है या 10 मिनट का काम है डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम, बट उसे ढूंढना सबसे मुश्किल काम है कि वो किस वजह से आ रही है ताकि वो रिपीट ना हो। करेक्ट। यही चीज एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में एप्लीकेबल होती है। तो हमें समझ आता है कि कैसे हम लोग या हमारी सेंसेस के थ्रू हम लोग पर्यावरण में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको खराब करने में। पर उसको पर्यावरण को ठीक करने में अगर हम बात करें कि हमें पर्यावरण को ठीक करना है, तो पर्यावरण को ठीक करने का क्या मतलब? अगर हम अपनी सेंसेस से नुकसान दे रहे हैं पर्यावरण को, तो फिर हम पर्यावरण को ठीक कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा ऑब्वियस सा आंसर है कि पर्यावरण खराब हो रहा है हमारी सेंसेस के पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन से। हमारी जो 5 सेंसेस है, इंडिविजुअल की 5 सेंसेस, देखिए इसमें मनुष्य जन्म, वो कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, इसका उपयोग करो। तो मनुष्य जन्म में ही तुम अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी और किसी योनि में अगर आप हो, जानवर में, जानवरों की किसी भी योनि में हो या पशु पक्षियों में, उनमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या वो करते होंगे तो मुझे पता नहीं है, तो उनका कोई मैकेनिज्म अपना होगा, मुझे नहीं मालूम उस बारे में। लेकिन इंसान जो है वो डेफिनेटली अपनी सेंसेस के द्वारा कंट्रीब्यूट, पोल्यूशन जो कंट्रीब्यूट हो रहा है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इनफैक्ट जीरो कर सकते हैं। जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज के का पर्पज यही है। हम लोग जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, तो उसका पर्पज यही है कि डायग्नोज करो कौन सी सेंस पोल्यूशन ज्यादा कल्टीवेट दे रही है, मतलब कंट्रीब्यूट कर रही है, तो सबसे पहले उस सेंस को टेक केयर करो जी। और फिर उसके बाद बाकी सेंसेस जो पोल्यूशन देती है उनको कंट्रीब्यूट वो करो, कंट्रोल करो, कम करो, रिड्यूस करो। तो आपका सेल्फ हीलिंग का जो मैकेनिज्म है वो ठीक से फंक्शनल होने लगेगा। जी जी। तो हमारा सेल्फ हीलिंग का जो भी कंपोनेंट है वो फंक्शनल होने से हमारी सेंसेस ठीक होने लगेंगी, तो हम ये अज्यूम करेंगे पर्यावरण अपने आप ठीक होने लगेगा। भाई तुम कंट्रीब्यूट, जो अगर हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारी सेंसेस, ये देखो मैं इसको अब इंडस्ट्री पे ले जाता हूँ, फैक्ट्री पे ले जाता हूँ। हाँ जी। अगर हम फैक्ट्री में, आफ्टर ऑल वो कहा जाता था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, पहले एक स्टेटमेंट कही जाती थी, उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दो, मैन इज ए मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। अगर इसको मान लो तो तुम्हारी सारी इंडस्ट्री कवर हो जाएगी इसमें, कि सिर्फ एक चीज आपको समझनी है कि मैन इज नॉट ए सोशल एनिमल, मैन इज ए
ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन मेड बाय क्रिएटर। जी तो इतनी सी बात समझ लो तो आपको सारी चीजें, सारी फैक्ट्रियां जो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रही है वो सारी जीरो हो जाएंगी। जीरो कैसे मैं हो इंडस्ट्री जाएंगी? पर लेकर के जा रहा हूँ। मशीन कंट्रीब्यूट, एक्चुअली मैन इज कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन, दैट मीन्स ईच मशीन इज कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन। जी जी तो अगर हम मैन को अगर परफेक्ट मशीन मान ले, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक परफेक्ट मशीन, परफेक्ट तब होगी जब उसका सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म फंक्शनल होगा। एंड सेम बिकम्स एप्लीकेबल टू ईच मशीन इन ईच फैक्ट्री, जी कि जी उसका अपना पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन जीरो रहना चाहिए। उसके लिए जो भी सेंसर, एक्चुएटर, जो भी मैकेनिज्म चाहिए, कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, एम्बेडेड कंट्रोल, वो सारे वो लग जाएंगे उस सिस्टम के अंदर। तो अपने आप ही पोल्यूशन कम होना शुरू हो जाएगा। पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन कम करने का टेक्नोलॉजी, एक समझने की बात है कि हमें सिर्फ ये समझना है कि पोल्यूशन जो है हमारी सेंसेस कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो मशीन के अंदर जो सेंसर लगे हैं वो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी तो उन सेंसर्स को अगर आप ठीक कर ले तो आपका सिस्टम सारा का सारा ठीक हो जाएगा। मशीन पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े लेवल पर, बहुत बड़े बड़े लेवल पर सेमिनार्स आयोजित किए जा रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग इस रिसर्च में लगे हैं कि एनवायरनमेंट कैसे कैसे बिगड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे आ रही है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अगर हम अपनी सेंसेस को ठीक कर लें तो क्या और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से जो पॉल्यूशन हो रहा है, बड़े बड़े मशीनों से, बड़े बड़े और बहुत सारी व्हीकल्स के बारे में कहा जाता है। तो मैं एक मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन ये जानना चाह रहा था कि अगर हम परसेंटेज ऑफ पॉल्यूशन की बात करें तो आपके हिसाब से क्या ह्यूमंस अपनी सेंसेस के थ्रू या अपनी बॉडी के थ्रू जैसे भी जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या उसकी परसेंटेज एज कंपेयर टू, अगर हम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और जो जो एक जनरल पॉल्यूशन के एक फैक्टर्स माने जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉल्यूशन में? और क्या अगर एक चीज को ठीक करने पर क्या दूसरी चीज अपने आप ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी? हाँ, तो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट ईच एंटिटी इन द यूनिवर्स इज डूइंग। जो हर जानवर, हर कीड़ा मकोड़ा, सारे के सारे पोल्यूशन कर रहे हैं कंट्रीब्यूट। चाहे वो पेड़ भी हैं, जैसे जी, चाहे वो पेड़ हैं, जैसे पेड़ों के बारे में बोला जाता है कि वो तो ऑक्सीजन ही एमिट करते हैं, और कहाँ पेड़ तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। भाई जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो हर समय कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, पेड़ जो है सिर्फ रात को कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, दिन में नहीं करते। यही तो फर्क है। जी पर करते तो पोल्यूशन तो करते ही है। हाँ जी, मैक्सिमम एक दो पेड़ को छोड़ दो तो हर मैक्सिमम। चीज, ईच एंड एवरी एंटिटी इन दी ऑन दी प्लेनेट अर्थ कंट्रीब्यूट्स टू पोल्यूशन, ईच एंड एवरी एंटिटी। जी और पेड़ का तो आप पेड़ों की जो बात करते हैं हम लोग, तो पेड़ तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर तो उनके तो सेंसर ही बहुत सारे लगे हुए हैं। ईच लीफ, हर पत्ता जो है वो एक सेंसर है। जी तो वो तो, और जब सेंसेस, हमने जब ये बात समझ ली कि सेंसेस आर कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन मैक्सिमम, तो पेड़ के पास तो इतने सारे सेंसर्स हैं, तो वो सारे के सारे ही तो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी बिल्कुल 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 सही बात। तो इसलिए पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर कौन रहा है, कैसे हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। और फिर देखो, अगर ये समझ, और बेस्ट पार्ट इज दैट ओनली ह्यूमन रेस कैन रिड्यूस देयर कंट्रीब्यूशन पार्ट टू द पोल्यूशन, नो वन एल्स। जी तो बाकी सब भी जो मशीनरी वगैरह की बात करते हैं वो भी सब ह्यूमन कंट्रोल्ड है। तो अगर हमारी सेंसेस हमें बता रही हैं कि नहीं, एक्चुअली देखो, मशीन्स में जो पोल्यूशन हो रहा है वो पोल्यूशन मशीन बनाई किसने? ह्यूमंस ने। आफ्टर ऑल मशीन आर मेड बाय ह्यूमन ओनली। जी जी बिल्कुल।
And when individual human is not able to understand this point itself, that human senses are contributing to pollution, so how will he make a machine which is not going to contribute pollution? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए फंडामेंटली पहले हमें रूट कॉज समझना होगा कि भैया जो सेंसेस, तुम जितने भी सेंसर लगा रहे हो मशीन के अंदर, वो सारे के सारे पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। जी तो अब तुम डिसाइड करो, अगर तुम मशीन बनाते हो और उसके ऊपर सेंसर कोई नहीं लगाते हो तो मशीन बनेगी नहीं। हाँ जी तो आप वो कोई भी ऐसी चीज बनाओगे नहीं जो पोल्यूशन क्रिएट करती हो। अब एग्रीकल्चर का यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर हम स्टोन पत्थर से जब एग्रीकल्चर का काम करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर आया तो उसके डीजल नहीं हो, उसके अंदर इतना वो पोल्यूशन डाल दिया आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, उसको कोई देखना नहीं चाहता, उसको कोई देखता नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो भाई तो इसको वो इसीलिए नहीं देख पा रहे हम लोग क्योंकि हमारी सेंसेस पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करती है। ये फैक्ट तो समझना ही पड़ेगा पहले। जैसे ये फैक्ट समझ में आ जाएगा कि हमारी पोल्यूशन, हमारी सेंसेस पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रही है, तो हम अपनी सेंसेस को ठीक करें पहले, तो पोल्यूशन अपने आप जीरो हो जाएगा। जी बिल्कुल जी 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 ये बहुत एक आपने नई और सही बात बताई कि बजाय हम एक्सटर्नल चीज़ों को कंट्रोल करने के, सबसे पहले हम अपनी सेंसेस के पॉल्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस अगर जागृत होने लगेंगी तो हमें अपने आप ही समझ आना लगेगा कि हमारी किस एक्टिविटी से, हमारी किस सेंस से क्या किस तरह का पॉल्यूशन हो रहा है और हम उसको ठीक करने की डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। एक करेक्ट और छोटा सा प्रश्न हमारे किसी व्यूअर्स द्वारा भेजा गया कि जनरली बोला जाता है कि प्रकृति, कुछ लोग प्रकृति रेफर करते हैं, कुछ लोग पर्यावरण रेफर करते हैं, तो क्या प्रकृति और पर्यावरण क्या ये एक ही बात है या ये दो अलग अलग चीजें हैं, और अलग अलग हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि पर्यावरण और प्रकृति एक ही चीज कैसे हो सकती है। पर्यावरण जो है वो फिजिकल आइटम है, बट कंट्रीब्यूट जो करता है वो प्रकृति जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, वो फिजियो वर्चुअल है। तो हमें यहाँ पर फिजियो वर्चुअल और फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। हम लोगों ने मेटा वर्ल्ड को समझने की कोशिश शुरू कर दी, जबकि हमें फिजियो वर्चुअल को समझना चाहिए था। हमारी डायरेक्शन ही गलत है, क्योंकि हम लोग अपनी सेंसेस के पोल्यूशन करती है, इस बात को समझने की हमने कोशिश ही नहीं करी कहीं पर भी। तो ये अगर ये बात समझने की कोशिश हम शुरू कर दें कि हमारी सेंसेस पोल्यूशन क्रिएट कंट्रोल वो कंट्रीब्यूट कर रही है, तो मेरे ख्याल से हम मेटावर्स की बजाय फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड के ऊपर चले जाएंगे, तो फिर हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रकृति जो है वो फिजियो वर्चुअल है और जो पर्यावरण है वो फिजिकल है। जी जी तो ये फिजियो वर्चुअल है क्या? हाँ, तो फिजियो वर्चुअल है एक्चुअली एक आइडिया जो होता है वो होता है वर्चुअल। जी, क्योंकि मेरे एक विचार आया दिमाग में और मैंने उस विचार का क्या करना है क्या नहीं करना वो बात की बात है, और विचार आना इज वर्चुअल। जी ठीक है, और फिर उस विचार का मैंने मान लो प्रोडक्ट बनाना है। जी, तो जब तक वो प्रोडक्ट बन नहीं जाता, उस आइडिया से लेके प्रोडक्ट तक का जो सफर है वो सारा सफर फिजियो वर्चुअल है। नहीं, जैसे विचार आया कि मुझे किसी XYZ प्लेस मोबाइल पर बनाना जाना है। हम शुरू करते हैं मोबाइल बनाना। जैसे मेरे मन में विचार आया कि मुझे मोबाइल बनाना है, जी, तो मोबाइल मेरा क्या क्या काम करेगा वो सोचना शुरू किया मैंने, तो फिजियो वर्चुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। जैसे ही मेरे को विचार आया कि मैंने मोबाइल बनाना है और मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे मोबाइल बनाना है, तो उसके बाद की सारी एक्टिविटी फिजियो वर्चुअल है। जब तक वो मोबाइल आ नहीं जाता मार्केट में और मतलब मैं बना नहीं लेता और उसको टेस्ट करने लगता हूँ कि मैंने जो सोचा था मोबाइल बनाना है ये करेगा, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक से, तब तक वो फिजियो वर्चुअल है। और जिस दिन वो पता लग गया कि हाँ जो मैंने सोचा था वो बन गया,
अब मैं इसको मार्केट में दे सकता हूँ दूसरों को यूज करने के लिए, तो वो फिजिकल हो गया। तो उसके बीच का सारी एक्टिविटी फिजियो वर्चुअल है। नहीं तो क्या जी फिजियो वर्चुअल किसी फिजिकल चीजों से ही लिंक है? जैसे आपने मोबाइल का एग्जांपल लिया, अब मान लीजिए हाँ मेरे मन में विचार आया कि मुझे किसी XYZ प्लेस पर जाना है, हाँ तो क्या ये विचार भी फिजियो वर्चुअल है? हाँ, नहीं विचार फिजियो वर्चुअल नहीं है, जी। विचार वर्चुअल है। लेकिन जब आपने डिसाइड किया कि हाँ एक तो मुझे तीर्थ स्थान पे जाना है, हाँ जी। ये मैंने डिसाइड किया है, मैं बहुत दिन हो गए गया नहीं कहीं पे, तो मेरे को तीर्थ स्थान पे जाना है। तीर्थ स्थान पे जाना है, विचार वर्चुअल है, लेकिन कौन से तीर्थ स्थान पे जाना है अब ये सोच शुरू हुई, तो वो फिजियो वर्चुअल है। जी, तो जब और तक जब मैं तक वहां वहां पे पहुंच पहुंच नहीं नहीं गया गए, तब तक वो जब फिजियो तक जब वर्चुअल ही तक रहेगा। जी जब तक वहां पे पहुंच नहीं गए तब तक वो फिजियो वर्चुअल है। नहीं, पर उसके उसके बीच में बहुत सारा फिजिकल वर्ड भी इन्वॉल्व है, चाहे वो मोबाइल का भी एग्जांपल हो। तो हाँ मोबाइल बनकर मार्केट में आना एक, चाहे वो 3 महीने 6 महीने लंबा प्रोसेस है, बट उसके बीच में मैं बहुत सारे कंपोनेंट बनाऊंगा जो फिजिकल होंगे। मान लीजिए कैमरा बनाऊंगा, मान लीजिए हाँ बॉडी हाँ, बनाऊंगा, करेक्ट। स्क्रीन ये बनाऊंगा, तो ये ये सब सब तो कुछ फिजियो फिजिकल वर्चुअल में एक्टिविटीज है। आता है। हाँ, क्योंकि कैमरा है तो 50 तरह के कैमरा अवेलेबल है, मुझे कौन सा चाहिए, हाँ जी। तो ये सब चीजें फिजियो वर्चुअल में आती है। नहीं, पर कैमरा कैमरा एग्जिस्ट तो करता है ना, कैमरा एक प्रोडक्ट तो है ही अपने आप में। हाँ ठीक है, तो फिजियो वर्चुअल, मैं फिजियो वर्चुअल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि फिजियो वर्चुअल में फिजिकल प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते तुम, ये मैंने कब कहा? जी। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आइडिया से प्रोडक्ट बनने तक का जो रास्ता है वो सारा फिजियो वर्चुअल कहलाता है। जी। बस जी। तो फिजुअल वर्चुअल और प्रकृति का लिंक कैसे हुआ, ये शायद मैं समझ नहीं पाया कि हाँ, हमारा जो फिजियो क्वेश्चन था वर्चुअल वो था ऐसे कि फिजियो, प्रकृति और एनवायरनमेंट में क्या फर्क है, पर्यावरण में वो समझ आता है। प्रकृति, एनवायरनमेंट हमारे आसपास का, और प्रकृति मेरे अंदर, यानी कि मेरा अपना नेचर कैसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, जी। प्रकृति जो है वो है, जैसे आम है, आम का पेड़ है, तो आम की जो प्रकृति है वो क्या है, तासीर जिसको कहते हैं। हाँ जी। तो तासीर जो है वो प्रकृति कहलाती है। हाँ, तो वो तो मेरे और अंदर ही आम हो जो गई ना, दिख वो रहा है मेरे वो बाहर फिजिकल नहीं है, है। है? वो तो जिसकी भी हम प्रकृति देख रहे हैं वो उस चीज या उस इंसान के अंदर हो गई। वो मान लीजिए मेरी मेरी क्या प्रकृति है, जैसे हम वात पित्त कफ को हम दोष मान लेते हैं वैसे, बट वात पित्त कफ अगर मुझे देखना है तो वो मेरे अंदर ही तो है, वो वो बाहर प्रकृति नहीं है। है। हाँ, हाँ जी। यही मैं कह रहा हूँ, प्रकृति और पर्यावरण में फर्क बता रहा हूँ ना, जी जी, तो कि मैं यही कह रहा था प्रकृति कि जो है वो पर्यावरण जो, फिजियो वर्चुअल है। हाँ जी हाँ जी, मैं वही कह रहा था कि पर्यावरण मतलब जो जो बाहर है, जो मेरे आसपास है, जो कुछ भी बाहर है वो सब पर्यावरण, और जो मेरे अंदर है वो मेरी प्रकृति। हाँ तो ये फिजुअल वर्चुअल से कैसे लिंक हो पाई, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया शायद। हाँ, देखिए देखिए, प्रकृति मेरी है मान लो कफ की, हाँ जी। तो वो फिजियो वर्चुअल है ना, क्योंकि कफ की प्रकृति किस वजह से डिस्टर्ब हुई, वो रीजन ढूंढना। हाँ जी। तो वो रीजन ढूंढोगे तो वो पता लगा वात की वजह से कफ प्रकृति कफ दोष आया मेरी वायु बिगड़ने से, या मेरे पृथ्वी तत्व बिगड़ने से, या मेरा अग्नि तत्व बिगड़ने से। जी। तो इसलिए फिजियो वर्चुअल हो गया ना, कि जो प्रकृति है वो डिस्टर्ब हो गई, मेरी मेरी कफ की प्रकृति थी और वो डिस्टर्ब हो गई। तो अब मैं उसको ढूंढूंगा कि किस कारण से डिस्टर्ब हुई, रूट कॉज, हाँ जी। उसको ठीक करने के लिए फिजिकल। जी जी, बिल्कुल सही। कुछ हुआ क्लियर, कुछ डाउट? हाँ जी हाँ जी, हुआ क्लियर हुआ। जी। जी जी तो क्योंकि क्योंकि मैं उसको समझूंगा और फिर एक टारगेट, एक आइडिया अपने दिमाग में फिक्स करूंगा कि मुझे उसको इम्प्रूव करना है, इस तरह से सुधारना है उसको, तो वो करेक्ट, सारा प्रोसेस जो रहेगा वो इन बिटवीन सुधरने तक का, वो सब फिजियो वर्चुअल हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो फिजियो वर्चुअल जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से नहीं, ना, या? पर्यावरण इज फिजिकल, जी जी। पोल्यूशन इज फिजिकल, जी बट सेंसेस आर कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन, दैट इज फिजियो वर्चुअल। जी।
तो मेरी रिजल्ट जो है सारी सेंसेस तो पर्यावरण में पॉल्यूशन कह लो या कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। जैसे चलिए मैं सांस में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा हूँ, वो एक पार्ट है, या मुंह के थ्रू भी चलिए कुछ ना कुछ एक्सक्रीट होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को इम्पैक्ट कर रहा है। पर हमारी जो देखने की हमारी सेंसेस हैं, हमारी जो सुनने की सेंसेस हैं, वो पर्यावरण को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं? जैसे बहुत सिंपल सा समझने की बात है ये कि आंख है, हाँ आंख जी। का काम क्या है? देखना। आंख का काम देखना है, जी। पर आंख दिखाई भी जाती है। हाँ जी। क्यों? आंख जब देख सकती है तो दिखा कैसे सकती है? वो तो उसका एक उसका वही तो यूज। पोल्यूशन है, तो वो जी पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रही है ना। जी जी जी। जब तुम आंख दिखाने का काम कर रहे हो तो तुम पोल्यूशन अपना एमिट कर रहे हो। नेचुरली क्रोध, एंगर इज ए पोल्यूशन। जी। जी पर वो कहीं ना कहीं वो वैचारिक प्रदूषण हो गया, क्योंकि अगर मैं आंख अपनी, मान लीजिए मैं आंख बड़ी कर रहा हूँ, तो हमेशा ऐसा नहीं, नहीं है इसको कि मैं आंख। नहीं, इसमें इसको अगर समझना है तो इसको समझने के लिए जो एग्जाम्पल अगर यूज करना चाहते हो तो वो फिर टंग को यूज करो। टंग जो है, हमारी जबान जो है, वो उसका काम है सेंस करना, मतलब टेस्ट को सेंस करना, जी। है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन वो टंग भी गाली भी देती है। नहीं चलिए, टंग और नोज जो हो गई, ये तो एक बहुत क्लियर एग्जांपल है। पर सुनना और देखना थोड़ा थोड़ा ऐसे एग्जांपल है जिनको समझना हल्का सा मुश्किल है। जैसे आंख का आपने एग्जांपल देखो, दिया। हल्का सा मुश्किल तो मेरे ख्याल से यही स्टेटमेंट रहा होगा पहले तो, कि आवर सेंसेस आर कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन। ये स्टेटमेंट कोई मानने को भी तैयार नहीं होगा इतनी आसानी से। जी जी। नहीं, थोड़ा तो देखिए, थोड़ा कुछ लोग हैं स्पेशली जो लोग जो लोग आजकल स्लो ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो लोग उस एरिया में काम करते हैं, तो वो लोग समझ पाते हैं कि कैसे हम लोग सांस के थ्रू हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम किसी एग्रीड। किसी कमरे में देखो, बैठे हैं। नहीं, यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि सांस का जो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहे हो तुम, उसको तो तुमने कंट्रोल कर लिया, पर उसका उसका क्रोध से तो कोई कनेक्शन नहीं रहा ना। क्रोध तो तुम्हारा फिर भी वही रहा, जेलसी तो वही की वही रही। जी तो फिर तो हर सेंस का अपना अपना पोल्यूशन है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए वो सारे के सारे ही हमें टेक केयर करते हैं, एक से खाली काम नहीं चलेगा। हाँ, नोज इज कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम, दैट आई एग्री। जी लेकिन फीमेल है 6 सेंसेस, जी जी। तो वो तो दैट मीन्स फीमेल इज कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम पोल्यूशन। नहीं, पर सिक्स सेंस जिसको भी बोला जाता है, सिक्स सेंस कंट्रीब्यूट तो शायद नहीं कर रही, वो एक एक तरह से ट्रिगर कर रही है, पर कंट्रीब्यूशन तो बाकी 5 सेंसेस से ही आता है ना। क्योंकि अगर अगर किसी फीमेल को कुछ खराब लगा, फीमेल को नहीं, मेल को भी, जिसके पास भी सिक्स सेंस है, अगर उसको कुछ खराब लगा या उसके दिमाग में कोई ऐसा विचार आया, तो अल्टीमेटली वो कंट्रीब्यूट तो या तो आंख दिखाकर करेगा, या गाली देकर करेगा, या कुछ बोल कर करेगा, नहीं या उसकी सांस नहीं तेज चलने लगेगी तो वो। नहीं 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 नहीं, ये किसने कहा? जी 6 सेंस कहाँ पर है, क्या काम है उसका, जब तक ये नहीं पता लगेगा, जब तक तुम्हें बाकी चीजें समझ में ही आएंगी नहीं। जी 6 सेंस तो बहुत बीमारियां देता है, जी जी। तो उसमें बाकी सेंसेस का कोई रोल ही नहीं है। हाँ जी। समझे ना? जी जी तो सर। 6 सेंस जो पोल्यूशन कल्टीवेट कर दे रही है, प्रोवाइड कर रही है या कंट्रीब्यूट कर रही है, उसका तभी समझ में आएगा कि 6 सेंस करती क्या क्या है। जैसे आंख देखने का काम कर रही है, दिखाने का काम भी कर रही है। अब आंख देखो, आज तक तो हमने यही सुना था कि आंख तो सिर्फ सेंस है, देखने का काम करती है, उसको बंद कर लो तो दिखाई नहीं देगा। जी तो बंद कराया किस लिए गया? कि वो आंख दिखाता था, तो आंख बंद रखो तो तुम दिखाओगे नहीं, तो तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। अरे क्रोध आ रहा है तो आंख से दिखा रहे हो तुम, तो निकल गया तुम्हारा, तो तुम बच गए। अगर तुमने वो क्रोध अंदर रख लिया तो तुम बीमार हो गए। जी बिल्कुल सही बात। फिर ऐसे ही 6 सेंस का है कि अगर 6 सेंस उसने गलत यूज कर ली तो वो बीमार हो गई। हाँ जी। तो इसलिए सेंसेस की बात कर रहे हैं हम।
तो सेंसेस कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन, ये हमें समझना ही पड़ेगा। जी जी, ये और बात समझ यही आती है जी, ये ये बात समझ आती है कि सेंसेस कंट्रीब्यूट करती हैं पॉल्यूशन में। हाँ जी, हाँ जी। जी तो इसीलिए अगर हमें पर्यावरण दिवस को सक्सेसफुल मनाना है, 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आज की, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है ये, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, न्यूमाकैल टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है। बट इस पे आज ये समझने की अगर कोशिश शुरू कर दी जाए कि पोल्यूशन कंट्रीब्यूट को, जो मैं पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रहा हूं जी वो मैं मिनिमाइज करूंगा अपनी सेंसेस से, तो मेरे ख्याल से आज का दिन बहुत ही अच्छा वो रहेगा। तो एक प्लेज रहेगी, सबको प्लेज लेनी चाहिए, ये एशो प्लेज कहा गया है इसको, हाँ जी कि आई विल कंट्रीब्यूट मिनिमम टू द पोल्यूशन। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब जानकारी हमें पहुंचाने के लिए। आज यानी कि 5 जून 2023, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लास्ट ईयर की गई, और इसका उद्देश्य ही है अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ सिंक में लाना, एक ऐसा लाइफस्टाइल चूज करना जो एनवायरनमेंट के साथ सिंक में रहे। और मेरे ख्याल से, जैसा आपने अभी बताया, कि अगर हम अपनी सेंसेस को पर्यावरण के साथ सिंक में ला पाएंगे, अपने सेंसेस से होने वाले पोल्यूशन को हम लोग खत्म कर पाएंगे या कम से कम रिड्यूस कर पाएंगे, तो हम अपने आप पर्यावरण के साथ सिंक में आते चले जाएंगे। एग्जैक्टली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग कोशिश करेंगे आगे भी और ऐसे सेशन ऑर्गेनाइज किए जाएं जिसमें और थोड़ी डिटेल ली जाए, जैसे आपने सिक्स सेंस के बारे में कहा, या कैसे इस ऐसे कौन से प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, कैसे हम लोग अपने सेंसेस से, अलग अलग सेंस से होने वाले पोल्यूशन को मेज़र कर सकते हैं, उसको कम करने के डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, कम हो रहा है नहीं कम हो रहा, ये सब मेजरमेंट कर सकते हैं। इस विषय पर हम लोग और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग और इस बारे में सेशंस ऑर्गेनाइज करें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये सारी जानकारी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम अग्रवाल जी, धन्यवाद। प्रणाम। तो जैसा कि अभी हमने प्रोफेसर अग्रवाल, जो कि राहु विज्ञान के एक्सपर्ट हैं, उनसे जाना कि कैसे हमारी अपनी ही सेंसेस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं पॉल्यूशन में, एनवायरनमेंट को ख़राब करने में, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये समझें कि कैसे हम लोग अपनी सेंसेस, कम से कम हम अपना पोल्यूशन तो कम कर ही सकते हैं। हर इंसान के बस में नहीं है कि वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को बंद करा दे, या बंद कराना जरूरी नहीं है, पर उनसे होने वाले पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके, कम कर सके। व्हीकल्स आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुके हैं ट्रैवल का, जो भी इस टाइम सोसाइटी का स्ट्रक्चर चल रहा है। तो हर इंसान के बस में नहीं है कि उन चीज़ों को, बाहर के पर्यावरण को, बाहर के पोल्यूशन को कम कर सके, पर कहीं ना कहीं ये हमारे बस में है कि हम अपनी सेंसेस के द्वारा होने वाले पोल्यूशन को कम कर सकें। जितना कम कर पाएंगे उतना हम लोग अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट छोड़कर जाएंगे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट छोड़कर जाएंगे, जिसका यूज़ करके वो अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत स्पीड से आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए आज के इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम ये प्लेज लें कि हम अपने अंदर के पॉल्यूशन को, अपनी प्रकृति को इम्प्रूव करने का काम करेंगे, अपनी सेंसेस के थ्रू होने वाले पॉल्यूशन को कम करने का काम करेंगे, और जितना संभव होगा अपने अपने पॉल्यूशन को, अपनी सेंसेस के पॉल्यूशन को कम से कम करेंगे। इस विषय पर हम लोग आगे और भी सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसा मैं अग्रवाल जी से बात कर रहा था, जो भी उन्होंने टॉपिक्स बताए, उसमें सिक्स सेंस का पोल्यूशन, या फिर कैसे इसको मेज़र किया जा सकता है कि मैं कौन सी सेंस से कैसे पोल्यूशन कर रहा हूँ, और कैसे इसको आगे इम्प्रूव किया जा सकता है, इस विषय पर और आगे बात होगी।
और हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।